जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो आपका टॉपिक था विदेशी आक्रमण। महाजनपद पढ़ने के बाद जो महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद सामने आया मगध, और मगध के बाद नंद वंश के समय ही आपका जो विदेशी आक्रमण हुआ इसमें ईरानी और यूनानियों ने आक्रमण किया था, तो वो हमने कल कंप्लीट किया। और उसके आगे जो आज की क्लास है आपकी, वो क्लास चलेगी किस पर? मौर्य वंश पर। किस पर चलेगी? मौर्य वंश पर। तो मौर्य वंश के बारे में हम समझते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से मौर्य वंश के साक्ष्य मिले और किसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मौर्य वंश है तो मौर्य वंश की जो स्थापना की वो किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध का शासक था, कौन? गणानंद। तो गणानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस चीज़ के जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो देखिए कि सबसे बड़ा जो साक्ष्य है मौर्य वंश का वो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कि जो विष्णु पुराण चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे हमको सबसे अधिक मालूम पड़ता है, सबसे अधिक मौर्य वंश की जानकारी है वो दिखाई देती है। तो देखिए जो स्रोत हैं इसके, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो मेगस्थनीज की इंडिका है, क्या? मेगस्थनीज की इंडिका है। तो मेगस्थनीज के बारे में हम अभी इसी टॉपिक पे अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि मेगस्थनीज कहाँ का था, किसके समय आया और क्या 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 इसने कार्य किए, कौन सी पुस्तक लिखी। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है तो उससे हमको जानकारी मिलती है किसकी? मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से भी, इस पुस्तक से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उससे भी हमको जानकारी मिलती है। और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिसमें अभिलेख हैं हमारे, तो अभिलेखों में जो अशोक के अभिलेख हैं तो अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ का अभिलेख है इससे भी जानकारी मिलती है। मृतमांड है इससे भी जानकारी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं हमको, बहुत सारी जानकारी मिली है कि कहाँ कहाँ से मौर्य वंश की जो जानकारी है उसको इकट्ठा किया गया है। तो देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे मेगस्थनीज की इंडिका, और एक पुस्तक है आपकी कौन सी? मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जो अभिलेख हैं, अगर पुरातात्विक तरीके के अनुसार देखा जाए तो जो अभिलेख हैं तो अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। वो कौन से अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख हैं और जूनागढ़ अभिलेख हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि मौर्य वंश का जो पहला शासक था तो मौर्य वंश की किसने स्थापना की, और जो प्रथम शासक था वो शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध था तो मगध का शासक था कौन? गणानंद। तो गणानंद की मृत्यु किसने की? मौर्य ने। इसका थोड़ा विवाद है कि जिस समय गणानंद ने अपने पिताजी महापरमनंद की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, तो उसके बाद उसका जिस समय वो गद्दी पर विराजमान था तो उस समय चाणक्य से उसका विवाद हो गया और चाणक्य से उसकी बहस हो गई। तो उनसे बहस होने के कारण गणानंद ने चाणक्य को अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने शासन से नहीं, अपने साम्राज्य से ही बाहर निकाल दिया। और उसके बाद अर्थशास्त्र जो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, उन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक गणानंद को बिल्कुल बर्बाद न कर दूंगा, गद्दी से न हटा दूंगा, तब तक चैन से जो उनकी चोटी थी मैं चोटी को नहीं बांधूंगा। तो उसके बाद चाणक्य ने किसको समर्थन दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय बालक थे तो उनको उन्होंने प्रशिक्षण दिया, और प्रशिक्षण देते हुए चंद्रगुप्त मौर्य एक सम्राट राजा बने, एक समृद्ध सम्राट राजा बने। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की।
तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये 322 से 298 बीसी तक, 322 से 322 में राजा बने, 322 बीसी में, यानी कि 322 ईसा पूर्व में राजा बने और 298 बीसी तक इन्होंने शासन किया। तो जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन हैं? चाणक्य। चाणक्य, इनको हम विष्णुगुप्त चाणक्य, इनका पूरा नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य। और अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कौटिल्य है, तो कई इनके नाम हैं, इनसे भी इनको जानते हैं। और अब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। इनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हैं, इनको इनके अन्य नाम से भी जानते थे। तो इनको क्षत्रिय कहा जाता था। क्या? क्षत्रिय। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय की उपाधि दी गई है। और जो मुद्रा राक्षस और जो पुराण हैं उनमें शूद्र की उपाधि दी गई है। जैसे सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र की उपाधि किसमें मिली है चंद्रगुप्त मौर्य को? पुराण में। और जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है विशाखदत्त की, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र की उपाधि दी गई है। और जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें किसकी? क्षत्रिय, उसमें क्षत्रिय की उपाधि दी गई है। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध किया। किससे किया? वो किया आपका उत्तर पश्चिम में जो तक्षशिला वाला क्षेत्र था उधर सेल्यूकस से। तो सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस सिकंदर के साथ भारत में आया था और सिकंदर वापस हो गया। लेकिन सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र जीता था, उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र जीता था, उस क्षेत्र को दे दिया किसे? सेल्यूकस को। तो सेल्यूकस वहाँ का राजा था। तो सेल्यूकस से और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ 305 बीसी में। ये क्वेश्चन पूछता है कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किस शासक से हुआ? तो वो हुआ आपका सेल्यूकस से। सेल्यूकस एक यूनानी था। कौन था? यूनानी। तो सेल्यूकस से युद्ध करने के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने 5000 हाथियों को किसको दिया? सेल्यूकस को। और उसके बदले में सेल्यूकस ने जो मैगस्थनीज हम आज पढ़ते हैं कि मैगस्थनीज की ने जो इंडिका पुस्तक लिखी है, काफ़ी फेमस लाइन है, ये इतिहासकार हैं मैगस्थनीज। तो इसके बदले सेल्यूकस ने और मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। तो यहाँ से मैगस्थनीज जो थे वो भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने उनकी जो पुस्तक है इंडिका, उसका प्रकाशन किया। उस पुस्तक को उन्होंने लिखा। और जो सेल्यूकस की पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, तो हेलेना से किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त ने विशाल सेना का निर्माण किया जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे। ऐसा कहने वाले जो इतिहासकार हैं जस्टिन और प्लूटोर्क, जस्टिन और प्लूटो ने ऐसा बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख पैदल सेना का निर्माण किया। 9,09,000 हाथियों का हाथी थे उनके शासन में, 9 लाख हाथी और 6 लाख पैदल यात्री थे, ऐसा बताया है जस्टिन और प्लूटोर्क ने। उसके बाद युद्ध करने के बाद और चंद्रगुप्त कहाँ गया? श्रावण बेलागोल। कहाँ पर? 200 जब उसकी मृत्यु हुई, कब? 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई और वो हुई श्रावण बेलगोला में। कहाँ पर? श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से प्राण त्यागे। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा? तो सलेखना विधि। और सलेखना विधि का मतलब ये है कि भूखे रहकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। ध्यान रखें, बिंदुसार और बिंबसार अलग अलग शासक हैं। जो बिंबसार है वो मगध में हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का संस्थापक है। और जो बिंदुसार है वो कहाँ पर है? मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन सा है? बिंदुसार, जो कि 298 बीसी में
शासक बना और 298 से लेकर 273 BC तक बिंदुसार ने शासन किया। कहाँ पर? मौर्य वंश पर। उसके बाद जो चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त का पुत्र। और बिंदुसार को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिनमें एक नाम है सिंहसेन। सिंहसेन जो नाम है वो हमको जैन ग्रंथों में मिलता है। सिंहसेन नाम जैन ग्रंथों में मिलता है। और जो दूसरा नाम है अमितघात। कौन सा? अमितघात। अमितघात का मतलब ये है शत्रु विनाशक, यानी कि जो शत्रुओं का विनाश कर दे उसको हम कहते हैं अमितघात। तो अमितघात की उपाधि किसको मिली? बिंदुसार को। तो बिंदुसार को सिंहसेन और अमितघात के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बिंदुसार जब गद्दी पर था तो उस समय ही जो तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल अभी, तो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने एक पुत्र को भेजा। किसको? अपने एक पुत्र को भेजा जिसका नाम था सुसीम। तक्षशिला विद्रोह, और तक्षशिला विद्रोह को शांत करने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम यहाँ असफल रहा। सुसीम यहाँ असफल रहा और उसके बाद अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा। किसे? अशोक। तो अशोक फेमस हुआ। वो तक्षशिला का जो विद्रोह था उसको अशोक ने शांत किया और उसको शांत करने के बाद अशोक यहाँ से ही फेमस हो गया। और फेमस होने के बाद जैसे ही उसने तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त किया तो वहाँ से उसके राजा बनने की जो संभावना थी वो काफ़ी बढ़ गई। यानी कि अगर आगे मौर्य वंश का कोई शासक बनता है तो अशोक ही बन सकता है, क्योंकि अशोक में वो सारी नीतियां हैं जो कि एक सम्राट में होनी चाहिए। और यहीं से सम्राट अशोक जो हैं उनका वर्णन होना स्टार्ट हो गया मौर्य वंश में। तो देखिए, अशोक को भेजा और अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को शांत किया। उसके बाद जो डायनोसिस हैं, कौन? डायनोसिस, जो बिंदुसार के समय बिंदुसार के दरबार में आए थे। ये कहाँ से आए? मिस्र से। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार के समय विदेशी यात्री कौन था? तो वो कौन था? डायनोसिस। डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में आया। डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में आया, जो कि मिस्र से आया था। कहाँ से? मिस्र से आया था। ये है बिंदुसार का परिचय और ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक बार हम देखते हैं। तो देखिए, संस्थापक कौन है मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु चाणक्य हैं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इनको क्षत्रिय नाम की उपाधि मिली है। और जो पुराण है और एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखित है, उसमें शूद्र की उपाधि मिली है। और उसके बाद 305 BC में सेल्यूकस से युद्ध किया और सेल्यूकस से समझौता होने के बाद सेल्यूकस को 5000 हाथी दिए और उसके बदले में उसकी पुत्री हेलेना से शादी विवाह किया। और एक जो यात्री था, इतिहासकार थे हमारे, कौन? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज को अपने शासन में बुलाया, यानी कि उनको उधर से सेल्यूकस ने ये 5000 हाथियों के बदले 2 चीज़ दी, एक तो अपनी पुत्री और एक इतिहासकार जो कि मैगस्थनीज। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की 298 BC में मृत्यु हो गई। कहाँ पर? श्रावण बेलगोला में जाकर इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु जो हुई इनकी वो सलेखना विधि के द्वारा। किसके द्वारा? सलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। और सलेखना विधि का मतलब ये है कि भूखे रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। और इनका जो पुत्र हुआ वो कौन सा है? बिंदुसार। और बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। किससे? सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। और अमितघात, सिंहसेन और अमितघात बिंदुसार के 2 अन्य नाम हैं। तो पहला है सिंहसेन। सिंहसेन का जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो किस में है? जैन ग्रंथों में। और जो अमितघात नाम है उसका अर्थ है शत्रु विनायक, शत्रु विनाशक, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। ये बिंदुसार का दूसरा नाम है। उसके बाद बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला विद्रोह हुआ और तक्षशिला विद्रोह को अशोक के द्वारा शांत किया गया। और उसके बाद अशोक यहाँ से सामने आते हैं। तो देखिए, 273 BC में
बिंदुसार का शासक खत्म हुआ, लेकिन जो अशोक शासक बना 269 में, यानी कि 4 साल का गैप है। और 4 साल का जो गैप है उसका मेन रीज़न ये है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का मृत्यु कर दी थी, 99 भाइयों का वध कर दिया था कि शासक कौन बनेगा। सम्राट बनने के कारण 4 वर्षों तक इन भाइयों में विवाद चला, जिससे सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का मृत्यु कर दी और उसके बाद सम्राट अशोक शासक राजा बने, अपने शासन को संभाला। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इनका एक प्रमुख नाम है प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी जो नाम मिलता है वो मौस्की और गुर्जरा, मौस्की और गुर्जरा जो शिलालेख हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते हैं, प्रियदर्शनी। और इनकी जो माता थी वो कौन है, सुभद्रांगी। सुभद्रांगी चंद्रगुप्त अशोक की माता थी और अशोक ने 2 शादियां की, जिसमें पहली पत्नी का नाम था महादेवी और दूसरी पत्नी का नाम था कारुबाकी। 2 पत्नियां थीं किसकी, अशोक की। और अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल, अशोक राजा बनने से पहले जो अवंती महाजनपद था उसका कौन था, राज्यपाल थे ये। जैसे अभी स्टेट में जैसे अपने मुख्यमंत्री होता है और केंद्र पर राजा प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय राजा कौन था, उस समय बिंदुसार था। लेकिन बिंदुसार के समय जो राज्यपाल था वो कौन था, अवंती का राज्यपाल अशोक था। ठीक है। उसके बाद अशोक ने 20 वर्ष की उम्र में अशोक सम्राट बना और अपने सम्राट राजा बनने के बाद 8वें वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो कलिंग पर आक्रमण अशोक ने 261 BC में किया था। कब, 269 में वो राजा बना और 261 में उसने कलिंग पर आक्रमण किया, जो कि अपने राजा बनने के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि 1 लाख सैनिक, ऐसा आंकड़ा बताया गया है कि 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि इस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ कि इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करने से मना कर दिया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसमें 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.25 लाख सैनिक गिरफ्तार किए गए। और इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया। तो जो धम्म की नीति को अपनाया, इस चीज़ का जो हमको साक्ष्य मिलता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, वो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। किससे, अशोक के 13वें शिलालेख में ऐसा बताया गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद और धम्म की नीति को अपनाया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 10वें वर्ष वो कहाँ गए, बौद्ध गया। उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की और बौद्ध गया की यात्रा जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने जो तीर्थ कर था, जो भी तीर्थयात्री आते थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था बोध गया में, तो उस कर को उन्होंने समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक ने और तीर्थ कर कहाँ समाप्त किया था, तो बोध गया में तीर्थ कर को समाप्त किया गया। और अपने राजा बनने के 20 वर्ष बाद उन्होंने यात्रा की, किसकी, लुम्बिनी की यात्रा की। तो लुम्बिनी में जो किसानों पर कर लग रहा था, किसानों पर जो कर था वो 1/6 था। कितना, 1/6 था। यानी कि 6 कुंटल में से 1 कुंटल अनाज ये ले जाते थे, तो उसको अशोक ने 1/6 से बढ़ाकर और 1/8 कर दिया। कितना, 1/6 से 1/8 कर दिया गया। यहाँ से तो बौद्ध धर्म ने, जो अशोक था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपनी यात्रा की। तो यात्रा जहाँ जहाँ की वहाँ उन्होंने नए नए काम किए। बोध गया में तीर्थ कर को समाप्त किया और लुम्बिनी में जाकर उन्होंने जो कर था उसको कम कर दिया।
उसके बाद इनके 2 पुत्र हुए, जिनका पहला पुत्र था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री का नाम था संघमित्रा। कौन? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा। कहाँ? श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, यानी कि अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज दिया और अपने शासन में ऐसे लोगों को, ऐसी समितियां बनाई जिससे कि घूम घूम कर ये बौद्ध धर्म का प्रचार करें। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति, क्या? अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, यानी कि धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो कि बौद्ध धर्म का घूम घूम कर अपने प्रजा के अंदर प्रचार करें। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। ऐसा ये असंभव है, लेकिन किताबों में ऐसा ही दिया है किताबों में कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। जैसे सांची का स्तूप है और भरहूत का स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप है। तो 84,000 स्तूपों का अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास, जिसमें मौर्य वंश के स्रोत और मौर्य वंश के स्रोत में उसके बाद शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। तो अशोक के बारे में अभी और कुछ जानकारी रह गई हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे कि मौर्य वंश का जो प्रशासन था वो किस तरह का था, आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, और नगर प्रशासन था वो किस तरह का था, और अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, शिलालेखों के बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी लोग वीडियो में बताएं, लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और जो भी अन्य जानकारी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर आप ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक और ट्विटर, इंस्टाग्राम सारे लिंक वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।